हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा से संबंधित नीतियां, अधिनियम तथा प्रावधान। ये जो टॉपिक है वो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एचटेट में भी आते हैं और सीटेट में भी आते हैं, इवन हमारे नेट के पेपर में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, सो प्लीज आप पहले वो देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को समझने के बाद ही, यानी कि जो टॉपिक है कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, उस टॉपिक को समझने के बाद ही आपको ये पॉलिसीज, एक्ट एंड प्रोविजंस समझ में आएंगे। क्योंकि उसी वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है शुरू से कि हमारा कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या रहा था, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है और कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्या है। तो वहां पे आपको डिटेल से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये देखिए, ताकि आपको पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। It is important for every person to understand their rights, duties and facilities being made available to them। कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब समझने के लिए जो भी एक इंडिविजुअल्स है, जो भी एक पर्सन है, उसको पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं और उसकी फैसिलिटीज क्या हैं। तो ये सारी चीजें उसे पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये वाली चीजें मैंने आपको पहले भी कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन वाली वीडियो में बताया था कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने मिलके ये जो कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, ये मतलब उस टाइम पे ये चेयरमैन थे, तो इन्होंने ही मिलके किया था। ये चाहते थे कि जो हमारा सोशल है, कल्चर है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है, ये जो सारी चीजें हैं हमारी, ये जो डिफरेंट स्टेटस हैं, मतलब इनमें बहुत सारी इनक्वालिटीज हैं, इनकी असमानताएं पाई गई हैं, तो इन सबको सम्मान किया जाए। ये बी.आर. अम्बेडकर जी का मानना था कि जितनी भी समाज में इनक्वालिटीज हैं उनको खत्म किया जाए, सबको एक जैसा माना जाए। दीज मेंबर ऑफ द सोसाइटीज आर शेड्यूल्ड कास्ट, ये SC और ST वाली बात की जाए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, हैंडीकैप्ड माइनॉरिटीज, ये वाली सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजन है कि शिक्षा से संबंधित धाराएं कौन कौन सी हैं इन इंडिया, भारत में, इंडिया में शिक्षा से संबंधित धाराएं, इनको हम संवैधानिक प्रावधान भी बोल सकते हैं। Constitutional provisions have exercised a direct as well as indirect bearing on education at different stage। जो मतलब आज के टाइम पे 417 आर्टिकल्स हैं, 417 आर्टिकल्स हैं। कौन सा आर्टिकल एजुकेशन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कौन सा आर्टिकल है वो एजुकेशन पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, the various constitutional provisions regarding education in India are according to our social, economic, cultural and political needs। भारत में शिक्षा के संबंध में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान, जैसे संवैधानिक प्रावधान मीन्स के प्रोविजन, ये हमारे जो सोशल है, इकोनॉमिक है, कल्चर यानी कि सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं। ये जो प्रोविजन है वो हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन सबको इन सबको मतलब देख के फिर हमारे प्रोविजन बनाए गए हैं। और साथ में ही इंडिविजुअल्स को भी देखा गया है कि एक पर्सन की क्या नीड्स हैं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, इन सारी चीजों को देखकर ही प्रोविजंस बनाए गए हैं।
तो हमारे जो ये प्रोविजन एक्ट्स वगैरह हैं ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ये कुछ एक मेन से लिखे हैं, जैसे ये है द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फ्लोइंग मेन एरिया ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। ये कुछ एक हैं जो जिनके बारे में मतलब बार बार बात होती है, ये वो हैं, ठीक है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इनको मतलब जैसे याद रहे, लेकिन मैंने इनको ऐसे लिखा है कि जैसे 15 है, 21 है, 25, 28, 29 ऐसे करके, जैसे कि मैथ की काउंटिंग होती है ना, वैसे लिखा है ताकि याद करने में आसानी रहे। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बुक के अकॉर्डिंग जैसे सबसे पहले आता है 45 आता है, उसके बाद 21A आता है, उसके बाद 51(3) आता है, ऐसे आता है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इजी वे में बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 1 और 3 में क्या प्रोविजन है, एजुकेशन फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा, कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। 21A में क्या आता है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, कि सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिले। 25(1) और 28(1) और 2 में लिखा गया है रिलीजियस एजुकेशंस, ठीक है। इन सब के बारे में क्या है कि जैसे ये अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन मैंने इनके बारे में डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 29 में बताया गया है माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रोटेक्शन। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि उनके अधिकार, जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स, उनके अधिकार क्या हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके, ठीक है। 45 में बताया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। 46 में कहा गया है कि जो SC और ST है और अदर वीकर सेक्शंस हैं उनको इकोनॉमिक और एजुकेशन इंटरेस्ट में प्रमोशन किया जाए। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। 350A में मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे की जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें मदर टंग जरूरी होती है, मदर टंग लैंग्वेज में ही उसको चीज़ों को समझाया चाहिए ताकि उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और वो एजुकेशन ले पाए। 351 में बताया गया है कि प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी जो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसका प्रमोशन किया गया है, उसका प्रचार किया गया है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 15 1 और 3 एजुकेशन फॉर वुमेन। एजुकेशन फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए शिक्षा, ठीक है, कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए। पहले के टाइम में क्या होता था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ मतलब मेल को ही पढ़ाया जाता था, पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी कि भाई पुरुषों को ही पढ़ाया जाएगा, फीमेल को नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल मानते हैं और दोनों को पढ़ाना लिखाना मतलब उनकी जॉब भी लगवाते हैं। आज के टाइम पे ये सब है, लेकिन वो किस वजह से हैं, इन प्रोविजंस की वजह से हैं जो गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये जो प्रोविजंस दिए हैं कंट्री में, जो प्रोविजंस हैं, इन प्रोविजंस की वजह से ही आज वुमेन्स को मतलब एजुकेटेड किया जा रहा है। तो क्या लिखा है आर्टिकल 15 में कि दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजियंस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कि जो मतलब ये क्या है कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी सिटीजन है, कोई भी नागरिक है, उसको सेक्स के बेस पे कि मेल है या फीमेल है, रिलीजियंस के बेसिस पे कि उसका धर्म क्या है, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ की उसके जन्म का स्थान क्या है, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों को ना देखते हुए उसको एजुकेशन दी जाए। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग मतलब भेदभाव न करके उसको एजुकेशन दी जाए। आर्टिकल 15(3) में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड दिस इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन आल्सो। जो इनके जो प्रत्येक राज्य है, जो भी स्टेट है, वो वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जाए ताकि उनको भी एजुकेशन में बराबरी मिले, मेल्स के बराबर मतलब मेल्स के बराबर ही मिले। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुरुषों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी कि उन्हीं को पढ़ाना है, उन्हीं को जॉब लगवानी है। लेकिन आर्टिकल 15(3) में ये बोला गया कि वो महिलाओं को भी पढ़ने का मौका दिया जाए, उनको
पुरुषों से आगे नहीं तो कम से कम बराबर तो माना जाए। साथ ही जो बाकी फील्ड हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, और इकोनॉमिकल, ठीक है, जितनी भी जॉब की फील्ड है उन सब में आज के टाइम पे वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जा रही है कि वुमेन्स ही पढ़ाएंगे, कि मतलब हर फील्ड में फीमेल और मेल दोनों को बराबर माना जा रहा है। आर्टिकल 15(1) में कहा कि जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया, इट प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजियंस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों अलग अलग है। इसमें मेंशन किया गया है, बात दोनों ने सेम ही कही है कि किसी भी सिटीजन के साथ इन बातों पर भेदभाव नहीं होगा कि वो मेल है, फीमेल है, उसका धर्म क्या है, उसके जन्म का स्थान क्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इसने कहा है द स्टेट शैल नॉट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो भी इस बात का ध्यान रखेगी। और ये जो है ऊपर ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ये अकॉर्डिंग टू नेशनल, यानी कि जो राष्ट्र है उसके हिसाब से कहा गया है। लेकिन कई बार ये होता है कि जो राष्ट्र में कहा गया है जो वो मतलब हर जगह पे लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अलग से स्टेट अलग से, यानी कि ये आर्टिकल 15(1) में बताया गया कि स्टेट भी, जो राज्य सरकार है, वो भी इन बातों का ध्यान रखे, इसलिए ये आर्टिकल 15(1) भी आया। ठीक है, आर्टिकल 15(1)(3) में कहा गया कि वुमेन्स को भी एजुकेटेड किया जाए। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे रही है टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। कि जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, वो 6 से 14 साल के बच्चों के, मतलब जो भी 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये जो बात है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कही गई थी, जो 2002 में एक अधिनियम पास हुआ था, 86th अमेंडमेंट, उसके अंदर ये आर्टिकल 21A शामिल है। 23rd अमेंडमेंट, प्राइमरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हम प्राइमरी एजुकेशन के प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो इसमें प्राइमरी प्लस यानी कि 8वीं तक की जो शिक्षा होती है, 8वीं तक की शिक्षा की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, नाउ बाय 93rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी एजुकेशन हैज मेड ए फंडामेंटल राइट। ये जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम यानी कि सबको शिक्षित किया जाए। 93rd सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मिले, यानी कि सभी जितने भी बच्चे हैं उनको सबको प्राइमरी एजुकेशन मिले सबको, और प्राथमिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स मानने की बात भी की गई है, जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25(1) एंड 28, प्रोविजन फॉर रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, कि जो भी हमारे धर्म से संबंधित शिक्षा है उनके बारे में प्रोविजन बनाया गया। 25A में क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रांटेड ऑल द सिटीजन्स ए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस ऑफ द, यानी कि ये जो है, ये जो मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है, हमारा भारत देश है, इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के रिलीजियंस रहते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। ठीक है, इनके हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह का धर्म है इंडिया में। और अगर रिलीजियंस के अंदर कास्ट देखेंगे तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा है। रिलीजियंस तो फिर भी एक लिमिटेड है, लेकिन जो कास्ट है, और कास्ट की भी सब कास्ट बहुत ज़्यादा है। तो जो एक इंडिविजुअल्स है उसको कोई भी कास्ट धर्म अपनाने की आज़ादी है, चाहे उसमें वो मतलब उसका जन्म ना हुआ हो। ठीक है, उसको अधिकार है
कि वो कोई भी यानी कि जो भी हमारा नागरिक है, जो भी इंडिविजुअल्स है, उसको अधिकार है, उसको पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से अपनी कास्ट, अपना धर्म चेंज कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार, चाहे उसका जन्म उसमें ना हुआ हो। अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म, कास्ट चेंज कर सकता है, ये एक राइट है जो आर्टिकल 25(1)(a) में लिखा गया। आर्टिकल 28 में लिखा गया फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 रिलेटेड टू फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन कर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल 28 में है कि हमें फ्रीडम है, हमें आज़ादी है कि हम कहीं भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं गुरुद्वारे में जाके पूजा पाठ कर सकती हूँ, चर्च में जा सकती हूँ, दरगाह में जा सकती हूँ। मुझे पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी भी धर्म के मंदिर, किसी भी मतलब कहीं पे भी जाके अपनी पूजा अर्चना कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये बात कही गई आर्टिकल 28 में कि कोई भी इंसान है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उसको ये पूरा अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाके अपनी पूजा पाठ, अपनी प्रे कर सकता है। अगर वो हिंदू है तो वो गुरुद्वारे में भी जा सकता है, चर्च में भी जा सकता है, दरगाह में भी जा सकता है। अगर वो मुस्लिम है तो वो मंदिर में भी आ सकता है, दरगाह में भी जा सकता है, कहीं भी उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वो उसकी मर्जी है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, वो अपने हिसाब से, उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चेंज कर सकता है, अपनी कास्ट चेंज कर सकता है और उसी धर्म को अपना सकता है। और अगर वो धर्म को अपना भी नहीं रहा है तो भी वो, जैसे कि 25(a) में तो कहा गया कि उसको पूरा राइट है कि वो अपना धर्म चेंज कर सकता है। ठीक है, और 20(a) जैसे क्या है कि इसमें तो कहा गया कि पूरा राइट है कि वो, उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपना धर्म चेंज कर सकता है, अपनी मतलब जो उसको कास्ट चेंज करनी है, धर्म चेंज करना है, वो कर सकता है। और 28 में कहा गया कि जैसे कोई इंसान है, उस जैसे वो हिंदू है लेकिन उसको गुरुद्वारे में जाने की इच्छा है, तो उसके पास पूरा राइट है, पूरी फ्रीडम है, ठीक है, कि वो वहाँ पे प्रे कर सकता है। ठीक है, और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर वो पढ़ाई कर सकता है और किसी भी धर्म की किसी भी यानी कि किसी भी जगह पे जाके वो अपनी पूजा कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 25(1) और 28 प्रोविजन फॉर रिलीजियस एजुकेशन। ये जो जितने भी ये जो प्रोविजंस हैं, ये हैं ये मतलब 10-11 प्रोविजंस हैं। इनमें से ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये सारे के सारे 10-11 के 11 लिखो, जो आपको अच्छे लगे, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 16 नंबर का होता है। ये जो हमारा जो क्वेश्चन है पॉलिसीज वाला, प्रोविजंस वाला, ये हमारा 16 नंबर में ही आता है। तो 16 नंबर में 10-11 के 11 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई 7 या 8 भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो हम आगे है हमारा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल्स है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, कहीं का भी सिटीजन हो पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, कि उसको मतलब अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपनी स्क्रिप्ट बोलने का, अपना कल्चर, उनको कंसर्व करने की पावर उसके पास है। इसमें यही कहा गया है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कि जो सिटीजन है वो मतलब उसकी खुद की मतलब कोई भी यानी कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता हो, ठीक है, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्क्रिप्ट, उसका कल्चर, ठीक है, उसको पूरा राइट है कि वो उसको कंसर्व करने की पावर उसके पास रहती है। ठीक है, जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे
कि हम कहीं भी तमिलनाडु में जाते हैं, जैसे हम हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन हम तमिलनाडु में जाते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपने स्क्रिप्ट, इन सब की जो हमारे पास अधिकार है, इन सब का जो कंसर्व करने की जो पावर है वो हमारे पास रहती है। कि एक स्टेट की परंपरा हम दूसरे स्टेट में बनाए रखते हैं। ठीक है, कि जैसे बहुत से त्योहार होते हैं जो हरियाणा के लोग नहीं मनाते, लेकिन बाहर के लोग जैसे कि यूपी के, तमिलनाडु के, राजस्थान के, मतलब अलग अलग स्टेट्स के बनाते हैं, और वो हरियाणा में आके भी बना सकते हैं, उनके पास ये राइट्स हैं। जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों के लिए ये कहा गया है कि जो भी अल्पसंख्यक है वो अपनी लैंग्वेज को, अपने मतलब उनके जो हितों का संरक्षण है वो इसी तरह होगा कि वो अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को न चेंज करें। ठीक है, no citizen shall be denied admissions to any educational institutions maintained by the state on any basis of religions, caste, language or any other। कि जो किसी भी स्टेट का इंडिविजुअल्स है वो किसी अन्य स्टेट में जाकर अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है रिलीजियंस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज आदि के बेसिस पर बना नहीं, मतलब आदि इन सब के बेस पर वो मना नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। कि जो भी माइनॉरिटी, जो भी ये जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उनके धर्म, उनकी कास्ट, उनकी लैंग्वेज, इन सब के थ्रू, इन सब के बेसिस पे मना नहीं कर सकता अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आगे हमारा आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने रिलीजियंस और लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे रिलीजियंस के बेसिस पर हो या लैंग्वेज के बेसिस पर, उनके पास राइट है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके रिलीजियंस, इनके धर्म और भाषा के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन ले सकते हैं, इनकी अपनी मर्जी से वो पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। The state shall not discriminate against any educational institution in respect of granting aid and यहाँ पे क्या है कि स्टेट की बात हो रही है कि जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी इस बात का ध्यान रखे कि उसके राज्य में किसी भी अल्पसंख्यक के साथ उसकी धर्म, जाति, भाषा के बेस पर कोई भी भेदभाव न हो। स्टेट गवर्नमेंट सबको इक्वल बनाते हुए काम करेगी। यहाँ पे ये सारी चीजें कही गई है। ठीक है, आगे है हमारा आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, कि मुफ्त और यानी कि निःशुल्क और सबके लिए कंपल्सरी, यानी कि सबको प्रोवाइड की जाए एजुकेशन, ये आर्टिकल 45 में कहा गया। ठीक है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 45। इसमें कहा गया कि प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। जो 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन किया जाएगा, यानी कि ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये प्रोविजन में लिखा गया कि जो भी मतलब 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उन जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। मीन्स की प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस कंपल्सरी है कि सबको ही दी जाएगी। जितने भी स्टेट में जितने भी बच्चे हैं 6 से 14, उनको सबको मतलब उनको सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन। कि SC, ST, SC यानी कि
शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसमें कहा गया कि जो राज्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्रमोट करे विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट of the weak section of the people and in particular of the scheduled caste। ठीक है, कि जो ये अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं और मतलब और भी बहुत यानी कि जो भी कमजोर एरिया है, जो भी कमजोर एरिया है, राज्य सरकार ये प्रमोट करे कि जो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कमजोर सेक्शन की, खासतौर पर एससी और एसटी, ठीक है, इन जातियों पर बहुत बार ऐसा मतलब ऐसा सामने आता है कि बहुत भेदभाव होता है इन मतलब इनकी लैंग्वेज, इनके धर्म, इनके कास्ट, इन सब के ऊपर बहुत सामने आता है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है। तो इसलिए राज्य सरकार ने, इसलिए ये आर्टिकल बनाया गया कि राज्य सरकार भी इस बात का ध्यान रखे। ठीक है, बहुत बार इनके साथ इनके ये एक्सप्लॉयटेशन यानी कि दुरुपयोग कि इन जो जैसे कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो सीवरेज है उनकी सफाई करना, ठीक है, सड़क है उन पे साफ सफाई रखना, तो हर जो पर्सन है वो ये सोचता है कि ये जो सारे काम है वो नीची जाति वालों के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके साथ ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो जिसका काम है वो मतलब उसे करे। एक निम्न जाति से बिलोंग करने वाला इंसान भी बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्हीं सबको मतलब इन सब चीजों को कम करने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए इनको सोशल इंजस्टिस मतलब इनको न्याय दिया गया कि इनके साथ ऐसा कुछ ना हो। इसलिए इनको जैसे एससी है, एसटी है और भी बहुत सारे हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलती है, रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, ताकि इनके आर्थिक हितों को बढ़ाया जा सके और शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सके ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पढ़े। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सॉरी, कि हमारी ड्यूटीज हैं। इसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स एंड गार्डियंस, जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं, माता पिता हैं, जो मतलब एक ड्यूटी है पेरेंट्स की भी कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, उनका मौलिक कर्तव्य है ये कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, ठीक है। आगे है 350, इसमें इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। आर्टिकल 350A में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देश व शिक्षा, कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो एक बहुभाषाई देश है, कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला देश है, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेज में जो बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन दे सकते हैं, यानी कि 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट ने कहा कि जो 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो बच्चे को उसकी मदर टंग में ही दी जाए, ताकि उसको समझने में आसानी रहे, कि हम जो बच्चे को हम जो समझा रहे हैं वो उसको समझ में आ रहा है और उसका इंटरेस्ट भी बन रहा है एजुकेशन की तरफ, ताकि जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो शिक्षा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। हमारे देश में 50 भाषाओं में प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, 50 भाषाओं में, ताकि जो इंडिया है उसमें 50 भाषाओं में एजुकेशन दी जाती है, जो प्राइमरी एजुकेशन है 5th क्लास तक की, ताकि बच्चों को जो समझाया जा रहा है वो अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट है 351 प्रमोशन ऑफ हिंदी, कि हिंदी का प्रचार, हिंदी का प्रमोशन किया जाए। जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 351 इसमें कहा गया कि
हिंदी के प्रमोशन के लिए प्रोविजन बनाया गया ताकि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि भारत है, भारत में अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग हैं, वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सके। इसलिए हिंदी को प्रमोट किया गया, उसका प्रमोशन किया गया कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया ताकि जितने भी लोग हैं भारत में रहने वाले, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उनको हिंदी समझ में आए, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सके। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है, और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय में हिंदी निर्देशालय भी बनाया गया है। ठीक है, ये था हमारा 351 आर्टिकल प्रमोशन ऑफ हिंदी। तो ये सारे आर्टिकल्स थे। ठीक है, ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये थे सारे। तो इनमें से ये है कि जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है, जिसके बारे में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो वही 6 या 7 लिख लेना। अदरवाइज यू के यू मतलब ये था कि भाई हाँ 10-11 तो होने चाहिए, इसलिए मैंने ये 10-11 लिखे हैं। लेकिन आपको जो भी अच्छे से समझ आए हो, जिसके बारे में आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो वही इसमें लिखना। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है वो हमारा 16 मार्क्स का आता है, 16 नंबर का आता है। उसके अकॉर्डिंग 6 to 7 एकदम सही रहते हैं अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। तो अगर 1-2 पॉइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आप 7 to 8 लिख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्लासेस विद रितु। थैंक यू।